लेकिन 25 वर्ष के बाद क्या होता है कि अचानक से ही कम्स बैक टू इंडिया, और भारत में आते ही सरप्राइजिंगली मिस्टर गांधी एक सुपरस्टार बन जाते हैं। सारे के सारे पॉलिटिकल द्वार उनके लिए खुल जाते हैं एंड ही बिकम्स एसेंशियली द नंबर 1 इन द कांग्रेस पार्टी ओवरनाइट। जैसे कि पैराशूट लेकर आ गए और अचानक से राजा बन गए। द एंटायर ब्रिटिश इंडियन नेवी वाज अ रेबल फोर्स। पायरेट्स बन गए। सिविलियंस पर फायरिंग हुई मुंबई में, कराची में, विशाखापट्टनम में। आप किसी भी हिस्टोरियन के बुक्स में ये देखेंगे नहीं, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे। मुगलों को ब्रिटिश ने हराया है, ये बात सच नहीं है। मुगलों को मराठास ने हराया था और मराठा एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिश ने। नमस्ते दोस्तों, ये है हमारा 2 पार्ट जियोपॉलिटिक्स स्पेशल अभिजीत चावड़ा सर के साथ। इंडियन और पाकिस्तानी हिस्ट्री को ध्यान में रखकर हमने जियोपॉलिटिकल स्पेशल बनाया है। अभिजीत चावड़ा के एपिसोड्स हमेशा सुपरहिट एपिसोड्स होते हैं टीआरएस पर। ये वाला एपिसोड और इसका सीक्वल एपिसोड थोड़े इंटेंस है, थोड़े ज़्यादा हैवी है, तो शायद कुछ लोगों को ये ऑफेंड कर जाए, पर सच हमेशा कुछ कुछ लोगों को ऑफेंड कर देता है। कुछ फैक्ट्स हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में, ब्रिटिश के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बारे में हार्ड हिटिंग डेफिनेटली है, और हर पाकिस्तानी को और हर भारतीय को इन फैक्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। ये फैक्ट्स क्या है? महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना 2 महात्मा थे, पर हमारी खुद की हिस्ट्री बुक्स जो हमें अपने इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है, कभी कभी ब्रिटिश की वजह से, हमारे तब के इंडिपेंडेंस मूवमेंट की वजह से आज 2022 में थोड़े से ट्विस्टेड है। हर भारतीय को, हर पाकिस्तानी को सच जानने की ज़रूरत है। ये दोनों पॉडकास्ट देखिए, दोनों पॉडकास्ट को हर किसी के साथ शेयर कीजिए। एंजॉय टीआरएस हिंदी विद अभिजीत चावड़ा। नमस्कार अभिजीत चावड़ा सर, द रनवी शो हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके हर पॉडकास्ट में सुपरहिट रिएक्शंस हमें मिलते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी इस पॉडकास्ट पर बहुत सारे लोग रिएक्ट करते हैं। अच्छा। हाल ही में मैं दुबई गया था, जहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी भाई बहन मिले। बिल्कुल हमारे जैसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा वार्म लोग होते हैं। एंड आई फील कि इंडियन पाकिस्तानीज एक ही जैसे, बहुत भाईचारा है उनके बीच, आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर, आउटसाइड ऑफ पॉलिटिक्स, आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट्स। इस एपिसोड की थीम है इंडिया और पाकिस्तान की स्टोरी, यानी कि हिस्ट्री, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वॉर हिस्ट्री और शायद फ्यूचर। बहुत काइंड ऑफ डेंजरस थीम है ये, मैं जानता हूँ। कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, तो लोगों के ऑफेंड होने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सॉरी। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि यार, दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सिविलियंस। अगर आप सिविलियन हो, अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, प्लीज़ ऑफेंस मत लीजिए। इस पूरे पॉडकास्ट को एक जियोपॉलिटिकल नज़रिए से देखिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव नज़रिए से, यानी कि डिटैच्ड, यानी कि इसे एक मूवी की तरह देखिए कि डोंट टेक इट पर्सनली। इसमें कोई पर्सनल एंगल नहीं है, हम इसको हाई लेवल जियोपॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, दैट्स ऑल इट इज। क्योंकि बहुत सारे लोग बेसिकली जब आप रिलीजन के बारे में बात करोगे, पॉलिटिक्स के बारे में बात करोगे, या देश के बारे में बात करोगे, ये 3 टॉपिक्स लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और लोग इन टॉपिक्स पर रिएक्ट करते हैं। तो जो भी चीज़ें आप इस पॉडकास्ट में सुनोगे, उन चीज़ों के बारे में सोचिए। बस यही कहना चाहूँगा। अभी शुरुआत करेंगे सर, प्री इंडिपेंडेंस एरा से स्टार्ट करते हैं, या चलो प्री इंडिपेंडेंस से भी पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल भी, शायद श्रीलंका भी एक ही कंट्री थी जिसका नाम था भारतवर्ष। ओके, सो हम एक सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन मतलब संस्कृति, जो पूरा जो ये ज्योग्राफी है उसके ऊपर स्प्रेड है हम। तो पुराने ज़माने में, पुराने दिनों में, बिफोर ये सब इन्वेजन्स हुए तुर्कों के, उसके पहले गांधार से लेकर श्रीलंका तक, मालदीव तक, और आज का जो बलूचिस्तान है जी, वहाँ से लेकर आज का जो बांग्लादेश है और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, उतना सब भारतवर्ष में इंक्लूडेड था। उसके उपरांत इंडोनेशिया और ये साउथ ईस्ट एशिया जो है वो भी
इंडियनाइज्ड कल्चर्स थे, हिंदू थे पहले, फिर धीरे धीरे बुद्धिस्ट हो गए, एक्चुअली एक ही बात है। सो हमारा सिविलाइजेशन बहुत वास्ट था। फिर क्या हुआ कि हिस्ट्री में साइकिल्स होते हैं, एम्पायर्स बढ़ते हैं, फिर डिसॉल्व होते हैं, राइज एंड फॉल होता है एम्पायर्स का। एक और चीज कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में जब हम हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को एक रिलीजन लग रहा है हिंदुइज्म, पर असलियत ये है हिंदुइज्म के बारे में कि ये एक थॉट प्रोसेस हुआ करता था, एक फिलॉसफी होती थी और अलग अलग टाइप के हिंदुइज्म होते थे। और ये पूरा लैंड मास जिसके बारे में हमने बात करी, भारतवर्ष, उस फिलॉसफी को फॉलो करता था। ये एक रिलीजन नहीं था। जैसे दुनिया के अलग अलग रिलीजन्स में एक किताब होती है, मान लो कुरान की बातें कर लो, बाइबल की बातें कर लो, गुरु ग्रंथ साहिब की बातें कर लो, बहुत ही गहरी किताब है, बहुत ही स्पिरिचुअल किताब है। इसलिए आज तक लोग इन किताबों का सम्मान करते हैं। पर हिंदुइज्म में लोगों को लगता है इक्विवेलेंट भगवद गीता है, पर ये सच नहीं है। ये जो हिंदू थॉट प्रोसेस है, हिंदू फिलॉसफी है, इट्स वेरी वाइड। और उपनिषद, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, वेद, इन सारे किताबों को मिलाकर आपको ये थॉट प्रोसेस मिलता है। आप एक किसी किताब को फॉलो नहीं कर सकते। हिंदुइज्म में इतने सारे रूल्स भी नहीं है, रूल्स बनाए गए ओवर टाइम। पर अभी आई विल लेट यू कंटिन्यू। तो ये आई फील हमारे लैंडमार्क्स की हिस्ट्री है। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा ऐड करूंगा कि दूसरे जो रिलीजन्स है उनमें एक एक बुक होती है, हमारे पास पूरी लाइब्रेरीज थी, राइट, जो हमारा पूरा कॉर्पस है ऑफ होली या सेक्रेड लिटरेचर। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे कि दूसरे रिलीजन हमारे रिलीजन से डिफरेंस है, हाँ, हमारा डिफरेंस है। हम बस ऑब्जेक्टिवली चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये एक थॉट प्रोसेस था, ये एक थॉट प्रोसेस। और जैसे आपने कहा कि हिंदुइज्म एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वन डायमेंशनल चीज़ नहीं है। हिंदुइज्म में बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है, जैसे कि मीमांसा है, वेदांत है, चार्वाक है जो प्योर एथिज्म और मटेरियलिज्म है, और बहुत सारे ऐसे, नास्तिक होना यस, और योगा है, और बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है। बौद्ध धर्म भी उसमें ही आता है, जैन धर्म भी उसमें आता है, सिख धर्म भी उसमें आता है। तो ये पूरा धार्मिक अम्ब्रेला है, बहुत डाइवर्स है, बहुत अलग अलग विचार है इसमें, बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। तो ये यूनिफॉर्म चीज़ नहीं है, एंड दैट इज़ द भारत का ये एक यूनिक ट्रेट है कि इतना डाइवर्सिटी एक ही धार्मिक अम्ब्रेला के अंडर है। तो ये हमारा कल्चरल या रिलीजियस बैकग्राउंड है हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट का। आजकल लोग साउथ एशिया की बात करते हैं, बट इट्स एक्चुअली द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जी। तो जिसमें अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान से लेकर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, सब कुछ मिला के उसमें इन्वॉल्व है। सो सब कॉन्टिनेंट की बायोलॉजी भी समझा दो, जो पेरेंटल लीनियज, वो लॉजिक भी एक बार समझा दीजिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि हम साइंटिफिकली इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो जेनेटिक्स में एक कंसेप्ट है हैप्लोग्रुप का। हैप्लोग्रुप बहुत ही स्ट्रेंज शब्द लगता है, उसको मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो उसको कहूंगा मैं वंश। तो दो प्रकार के वंश होते हैं, एक मैट्रिलिनियल वंश और एक पैट्रिलिनियल वंश। ये हमारे डीएनए में हमें मिलता है। तो जो पैट्रिलिनियल लीनिएज होता है, वंश होता है, वो वाई क्रोमोसोम के थ्रू प्रोपागेट होता है, फादर टू सन, फादर टू सन, फादर टू सन। जो मैट्रिलिनियल लीनिएज होता है, वंश होता है, वो मदर टू चिल्ड्रन प्रोपागेट होता है, मदर टू बोथ सन एंड डॉटर। तो हमारे में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो हमारी माताओं से आता है हमें, लेकिन मेल्स कैन नॉट ट्रांसमिट, ओनली फीमेल्स कैन ट्रांसमिट। तो ये मैट्रिलिनियल लीनिएज कहते हैं। आपके सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, वो आपको अपनी मम्मी से मिल रहा है। हाँ, उसमें जो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो मम्मी से मिलता है, राइट। सो अगर हम इसमें म्यूटेशंस का स्टडी करेंगे तो हमें पुराने म्यूटेशंस मिलेंगे, और हम उसको डेट भी कर सकते हैं कितने हजार वर्ष पहले ये म्यूटेशन सबसे पहले हुआ होगा, और उसके हिसाब से हमें पूरा फैमिली ट्री बना सकते हैं। तो आज बहुत सारे ऐसे फैमिली ट्रीज या वंश आज उपस्थित है दुनिया में, जिसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पुराने नॉन अफ्रीकन जो वंश है वो भारत में से निकले थे। फॉर इंस्टेंस, जो हैप्लोग्रुप एफ है, जिसको एफ कहते हैं फॉर व्हाट एवर रीजन, वो एक पैट्रिलिनियल हैप्लोग्रुप है। वो नॉन अफ्रीकन हैप्लोग्रुप्स का सबसे पुराना हैप्लोग्रुप है जी। और उसका जो प्रवेश, उसका जो ओरिजिन है वो भारतवर्ष में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुआ। और सिमिलरली जो माइटोकॉन्ड्रियल या मैट्रिलिनियल हैप्लोग्रुप्स है, उनमें जो सबसे पुराने नॉन अफ्रीकन ग्रुप्स है वो है M and N। ये भी भारत के सब कॉन्टिनेंट में से ही निकले हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। विच मीन्स कि जो सबसे पुराने लीनेजेस है नॉन अफ्रीकन,
वो सब इंडियन ओरिजिन लीनिएजेस है। और यहाँ से सब इंडिया में से सब जगह पूरे दुनिया में 60-70,000 वर्ष पहले ये माइग्रेशंस हुए और उसके बाद दूसरे हैप्लोग्रुप्स उसमें से बाहर निकल के आए। पर जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में कहा जाता है कि अफ्रीका से पूरी वर्ल्ड में माइग्रेशन हुई, हाँ, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अफ्रीका से मानव जाति निकली और फिर गल्फ में थोड़ी सेटल हुई और फिर इंडिया आई। तो shouldn't it be कि the Gulf के people are the oldest patrilineal? वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या हुआ था कि जब आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था, विच इज बिलीव टू बी अराउंड 70-80,000 वर्ष आज से पहले, तो वो जो बाब अल मांगदेब स्ट्रेट है बिटवीन प्रेजेंट डे इथियोपिया, जिबूती एंड अरेबियन पेनिनसुला, वहाँ से हुआ था ये मोस्ट लाइकली। अभी उस समय वहाँ पर जो अरेबियन डेजर्ट है, वहाँ पर एक जो कोस्टल रीजन था, वहाँ पर फॉरेस्ट था, मतलब ग्रीनरी थी, लेकिन इट वाज नॉट इनफ कि बड़े पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके। तो वो माइग्रेट करते रहे अंटिल दे रीच्ड भारतीय सबकॉन्टिनेंट। अब भारतीय सबकॉन्टिनेंट मैसिवली फर्टाइल रीजन थी और बहुत बड़ी रीजन थी, तो यहाँ पर आप बड़ा पॉपुलेशन स्थापित कर सकते थे। इसकी वजह से, इसके लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओरिजिनल आउट ऑफ अफ्रीका फाउंडर्स जोन बन गया। यहाँ पर सबसे पहला सेटल्ड पॉपुलेशन सेटलमेंट हुआ और कुछ वर्षों तक यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ा होगा, और फिर जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो भारत से अलग अलग जगहों पर माइग्रेशंस होने शुरू हो गए। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एक हफ्ते में नहीं हुआ, एक महीने में नहीं हुआ, ये सदियों की बात है, हजारों वर्षों की बात है। लेकिन सबसे पुराने जो हैप्लो ग्रुप्स है नॉन अफ्रीकन आउट ऑफ अफ्रीका वाले, वो भारत में से पैदा हुआ है। तो ये स्टोरी है। सो द ओल्डेस्ट स्टोरी आउट ऑफ अफ्रीका की भारत से शुरू होती है। और जैसे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, तो जेनेटिक स्टडीज ने बार बार ये बताया है कि भारत में जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान गांधार के लोग एटसेट्रा, सबका जेनेटिक्स मोर और लेस सेम ही है। एक ये एक मिथ है, आर्यन इन्वेजन मिथ या आर्यन, आजकल उसको आर्यन माइग्रेशन मिथ बोलते हैं, कल टूरिज्म बोलेंगे, फिर पिकनिक बोलेंगे, लेकिन जेनेटिक्स हमें बताता है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लोग जेनेटिकली मोर और लेस सेम ही है। भारत में बहुत जेनेटिक डाइवर्सिटी है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी बहुत है। ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी के अंदर डाइवर्सिटी है। जैसे हम बोलते हैं ना भारत में कि यूनिफॉर्मिटी डाइवर्सिटी, कल्चरली जेनेटिकली भी वही है। तो आप अगर एक कश्मीर के व्यक्ति का जेनेटिक्स देखेंगे और आप अगर कर्नाटक या तमिलनाडु का देखेंगे, बहुत सिमिलर होगा। सर, तो इंडिया और पाकिस्तान की कहानी कहाँ से स्टार्ट करें? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान थीम पॉडकास्ट है। दिल से तो मैं यही चाहूँगा कि दो देशों के बीच भाईचारा बने, आई वोंट से बने रहे, बट बने इन द फर्स्ट प्लेस। तो हम इस पॉडकास्ट के थ्रू ये कोशिश नहीं कर रहे कि एनिमिटी या दुश्मनी पैदा हो, बट इन सेइंग दैट सच जानना भी ज़रूरी होता है। तो आप हिस्टोरियन हो सर, और आपने जितनी भी किताबें पढ़ी है, आई वुड अलाउ यू टू स्टार्ट द स्टोरी जहाँ भी आपको सही लगे। शायद मे बी मुगल एरा से स्टार्ट करते हैं कि तब पाकिस्तान में क्या हो रहा था। तो ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज एसेंशियली रिलीजियस एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट धर्म मजहब के बेसिस पर हुआ है जी। पार्टीशन धर्म और मजहब के बेसिस पर हुआ था। तो इसके रूट्स 1000 वर्ष के आसपास के पहले की बात है। विद द पहले अरबिक इन्वेजन्स हुए सिंध में जी, और थोड़े बहुत सक्सेसफुल रहे वो। बिन कासिम नाम का एक अलेजेडली एक व्यक्ति था जो आया था और उसने थोड़ा इन्वेड किया और कुछ पार्ट सिंध के कॉन्कर किए। उसके बाद सेंट्रल एशिया से मैसिव वेव्स ऑफ इन्वेजन आए तुर्कों के, टर्किक लोगों के, जो इवेंचुअली जिनको मुगल कहा। तो पहले दिल्ली सुल्तनत बनी और ये तुगलक आए और लोधी आए। क्रोनोलॉजी उल्टी सीधी होगी, लेकिन दीज आर द नेम्स। तो इन्होंने धीरे धीरे भारत में वेस्टर्न रीजन में पहले कब्जा किया। सबसे पहले गांधार में कब्जा किया, जिसको फिर अफगानिस्तान कहने लगे, राइट। और वेस्टर्न रीजन मतलब सिंध और ये सब रीजन्स। और धीरे धीरे 4-5 सदियों तक वो हमारे लोग लड़ते रहे उनसे। ये एक सप्ताह में उन्होंने भारत को कॉन्कर नहीं किया है। 300-400 साल लगे उनको ये करना है। बहुत बार बार उन्होंने अटेम्प्ट किया और धीरे धीरे आए। फिर उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को कॉन्कर किया। वहाँ पर उन्होंने अपनी सल्तनत की स्थापना की और फिर धीरे धीरे मुगल एम्पायर इवेंचुअली इसमें से इमर्ज हुआ। हमारे सारे यूनिवर्सिटीज़ डिस्ट्रॉय कर दिए, लाइब्रेरीज जला दिए। ये सब सत्य है, अब इससे हम छुप नहीं सकते। ये सब हुआ है। हमारे सारे टेम्पल्स तोड़ दिए और बहुत सारे अट्रॉसिटीज़ हुए रिलीजन के बेसिस पर।
और अफगानिस्तान पूरा धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया और पंजाब में भी ये सब हुआ एंड सो ऑन। तो ये बैक स्टोरी है जो पार्टीशन के समय जो हुआ उसका पुराना बैक स्टोरी है। फिर मुगल सल्तनत की स्थापना हुई, बाबर ने शुरू किया, फिर हाँ बाबर था राइट शुरुआत में, यस बाबर था, फिर हुमायूं था एंड सो ऑन, अकबर आया बाद में, और धीरे धीरे ये सल्तनत बहुत बड़ी हो गई। फिर 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर ने दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया मोर और लेस भारत से, और अफगानिस्तान तक भारत को लिबरेट कर दिया मराठा एम्पायर ने। फिर उस समय भारत में सिर्फ ईस्ट में एक छोटा सा रीजन था, कलकत्ता जो आज कहते हैं, वहां पर ब्रिटिश लोगों का रूल था। अब इन्होंने धीरे धीरे अपना मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अपना टेरिटरी बढ़ाया उन्होंने, और मराठा एम्पायर में जो इनर स्ट्रगल था, इनर कॉन्फ्लिक्ट था, उसके ऊपर प्ले करके एंग्लो मराठा वॉर्स हुए और इवेंचुअली ये जीत गए। और उन्होंने, तो लोग ऐसा मानते हैं कि मुगलों को ब्रिटिश ने हराया है, ये बात सच नहीं है। मुगलों को मराठास ने हराया था और मराठा एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिश ने, और फिर उन्होंने अपना ब्रिटिश राज की स्थापना की भारत में। और ब्रिटिश लोग ने क्या किया कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का उपयोग किया, वन कास्ट अगेंस्ट अनदर कास्ट। सबसे पहले कास्ट सिस्टम को उन्होंने ऑसिफाई किया, फिर वन कास्ट को एक दूसरे कास्ट से प्ले करवाया, एक रीजन एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से फाइट करवाया, फिर उन्होंने रिलीजन वर्सेस रिलीजन का ये किया। ऑब्वियसली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस थे भारत में, उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। और ये दुनिया भर ब्रिटिशर्स ने किया, हर जगह, अफ्रीका में, हर जगह, एशिया में, मतलब यहाँ तक तमिलनाडु में भी द्राविडियंस और नॉन द्राविडियंस के बीच झगड़े करवाए। रवांडा में जो हुआ ये भी इन लोग ने ही करवाया था, जो 90s में उनका जो इतना बड़ा भयानक जेनोसाइड हुआ था रवांडा में, वो सब भी उसका रूट्स भी यही है। लोग अक्सर ये मानते हैं कि यूरोपियन इंपीरियलिज्म के विजेता यानी कि विनर ब्रिटिशर्स थे, यानी कि अलग अलग यूरोपियन देशों में एक जंग चल रही थी कि किसके पास सबसे ज़्यादा टेरिटरीज है और सबसे ज़्यादा कॉलोनीज है, और वो जंग में ब्रिटिशर्स सबसे आगे चले गए। मतलब उनकी इंपीरियलिज्म की गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि उनका लॉजिक था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी कि दूसरी टीम में झगड़े करवाओ, खुद आप जीत जाओगे वो मैच। तो ये स्पेसिफिकली आप कह रहे हो कि जब मराठा एम्पायर वाज एट द टॉप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मराठा एम्पायर के बीच में जाकर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई करी, फिर से झगड़े करवाए, उस टीम को थोड़ा सा वीकन कर दिया, और फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया को टेक ओवर कर लिया। एक्चुअली मराठा एम्पायर जो था इतना बड़ा हो गया था, और उसके अंदर ऑलरेडी इस पावर स्ट्रगल चल रहा था, इंटरनल डिविजन्स हो रहे थे, तो उसका उन्होंने फायदा उठाया और उसको और एग्जॉजरबेट किया, और फिर दे फॉट द मराठास एंड धीरे धीरे आई थिंक एटलीस्ट 2 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, और इवेंचुअली उन्होंने मराठा एम्पायर को डिसमेंटल कर दिया। सो भारत में जो मराठा एम्पायर था उसमें ऑलरेडी इंटरनल डिविजन्स थे, पावर स्ट्रगल्स चल रहे थे, पॉलिटिक्स चल रहा था, छत्रपति साइडलाइन हो गए थे, पेशवा ऊपर आ गए थे, और बहुत कुछ ऐसा होता है एम्पायर्स में अनफॉर्चुनेटली। तो इसका उन्होंने फिर पूरा एडवांटेज लिया और ये ऊपर आ गए। सर, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो रिलीजन बेस्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पहले अप्लाई नहीं करी जाती थी, ये बाद में अप्लाई करते गए ब्रिटिशर्स, क्योंकि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे मुस्लिम भाई भी थे हमारे, जैसे खान अब्दुल गफर खान, फिर और कौन थे? I can think of खान अब्दुल गफर खान, very prominent, very patriotic Indian, जी, बहुत patriotic आदमी थे। और मतलब अगर आप 1857 के रिवोल्ट को भी स्टडी करें तो हिंदू मुस्लिम साथ में एसेंशियली लड़े थे इन अ सेंस। और हमारे हिस्ट्री बुक्स में आज हमें क्या सिखाया जाता है? आज हमें स्ट्रगल हिस्ट्री बुक्स में बोलते हैं कि नॉन वायलेंस से हमें पीस मिला। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब भारत में कुछ बचा ही नहीं था और वहाँ ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन टूट चुका था, तब वो चले गए। फिर भी वो तोड़ के चले गए क्योंकि उनके और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अभी भी थे इस रीजन में। सो दे डू नॉट वांट अ स्ट्रांग इंडिया। ये बात की बात है। आई थिंक एक और चीज़ कहनी चाहिए सर पॉडकास्ट पे कि जिन चीज़ों को हम हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते हैं, एसएससी में, आईसीएसई में, सीबीएसई में, आपको ये जानना चाहिए कि शायद वो 100% ट्रूथ नहीं है। शायद सच नहीं है, डेफिनेटली, शायद, डेफिनेटली, मे बी। ओके, अभी कहिए सर। फिर क्या होता है कि 2 इम्पोर्टेंट व्यक्तियों का जन्म होता है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। दोनों गुजराती। आई थिंक सब गेस कर सकते हैं कौन है। एक तो मोहनदास गांधी
मोहनदास गांधी जी, और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना जी, इन दोनों का जन्म होता है। और ये दोनों इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, दोनों लॉयर्स बनते हैं। फिर दोनों के पाथ डाइवर्ज होते हैं। मिस्टर जिन्ना एक बहुत ही नेशनलिस्टिक इंडिविजुअल थे, इंडियन नेशनलिस्ट, और एक सेक्युलर व्यक्ति थे। ये एंग्लोफाइल जरूर थे, ही लव्ड इंग्लैंड, इंग्लिश कल्चर, ऑल दैट। उनकी प्रथम भाषा इंग्लिश ही थी, गुजराती नहीं थी या कुछ और नहीं थी, राइट। लेकिन ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट, वो फ्रीडम चाहते थे भारत के लिए, और वो सेक्युलरिज्म के प्रोपोनेंट थे। वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे मिस्टर जिन्ना। मिस्टर गांधी का पाथ अलग है। मिस्टर गांधी अपना लॉ का स्टडी करने के बाद फिर भारत आते हैं, भारत से साउथ अफ्रीका जाते हैं, और साउथ अफ्रीका में 25 वर्ष अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक वहाँ रहते हैं, और कुछ तो करते हैं वहाँ पे, पता नहीं क्या करते हैं। आई थिंक लॉ प्रैक्टिस करते थे ऑफिशियली, लेकिन उनका बहुत बड़ा फार्म था, टॉलस्टॉय फार्म, और पता नहीं क्या क्या फार्म था। और ये एक्टिविस्ट बन गए फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियन पीपल इन साउथ अफ्रीका, राइट। और उन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स लिखे वहाँ पे, जर्नल आर्टिकल्स, मैगजीन आर्टिकल्स, लेटर्स एंड ऑप एड्स एंड व्हाट नॉट। तो उनका बहुत कोपियस लिटरेचर उस समय का अभी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, बहुत पढ़ने को अवेलेबल है, राइट। तो उनके उस समय के एटीट्यूड्स क्या थे हमें दिखते हैं। ही वॉज वेरी मच प्रो एम्पायर। साउथ अफ्रीका में एक बोअर वॉर हुआ था, जो डच कॉलोनियल सेटलर्स और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें मोहनदास गांधी, मिस्टर गांधी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनको मिलिट्री रैंक मिला था सार्जेंट मेजर का, एंड ही पार्टिसिपेटेड इन द बोअर वॉर। उन्होंने बेग किया ब्रिटिश को, उनका ऑफिशियल राइटिंग है आई एम बेगिंग, ऐसा मे बी उस समय ऐसा लिखते थे इन ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। तो उन्होंने कहा कि आई एम बेगिंग, प्लीज अलाउ अस टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ द एम्पायर। हम फाइट करना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू टेक अप आर्म्स। लेकिन ये उनका रिक्वेस्ट जो था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर उनको रोल दिया गया कि यू ड्राइव एम्बुलेंसेज, आप एम्बुलेंसेज ड्राइव कीजिए एंड फेरी द सोल्जर्स टू हु आर वुंडेड फ्रॉम द बैटल फील्ड टू द हॉस्पिटल्स, राइट। तो मिस्टर गांधी ने ये रोल किया और उनको ऑफिशियल मिलिट्री टाइटल मिला सार्जेंट मेजर मोहनदास गांधी। तो उन्होंने बहुत सर्व किया ब्रिटिश एम्पायर को, और उन्होंने लिखा है ऑफिशियली कि आई बिलीव दैट द वाइट रेस, द यूरोपियन रेस शुड बी द प्रीडोमिनेटिंग रेस एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत कुछ। तो 25 वर्ष ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है सर, you can find it online in his own writing. Okay. Very surprising, but it's true. Okay. तो 25 वर्ष उन्होंने वहां पर स्ट्रगल किया। किस प्रकार का स्ट्रगल था, वी हैव टू एग्जामिन फर्दर। लेकिन 25 वर्ष के बाद क्या होता है कि अचानक से ही कम्स बैक टू इंडिया, और भारत में आते ही सरप्राइजिंगली मिस्टर गांधी एक सुपरस्टार बन जाते हैं। सारे के सारे पॉलिटिकल द्वार उनके लिए खुल जाते हैं, एंड ही बिकम्स एसेंशियली द नंबर 1 इन द कांग्रेस पार्टी ओवरनाइट। जैसे कि पैराशूट लेकर आ गए और अचानक से राजा बन गए। तो ये स्टेटस अचानक से इंजीनियर हो गया मिस्टर गांधी का। और उस समय मिस्टर जिन्ना कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर थे, और उन्होंने बहुत काम किया था कांग्रेस पार्टी के लिए और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, और अचानक से वो साइडलाइन हो गए। मिस्टर जिन्ना गॉट साइडलाइंड, और उसकी वजह से वो बहुत दुखी हुए मिस्टर जिन्ना। उस समय मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था इन दैट टाइम पीरियड, जिसको उन्होंने ओपोज किया। मिस्टर जिन्ना ओपोज द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, क्योंकि वो खुद सेक्युलर थे। वो खुद सेक्युलर थे। कैन यू बिलीव इट? ही ओपोज द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग विच ही वुड लेटर बिकम अ मेंबर ऑफ। तो ये मिस्टर जिन्ना का था। फिर गांधी जी आ गए भारत में, और मिस्टर जिन्ना साइडलाइन हो गए। फिर वो 10 वर्ष तक मिस्टर जिन्ना यूके चले गए, इंग्लैंड, एंड ही वाज आउट ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत डिप्रेस्ड थे वो, दुखी थे। और मिस्टर गांधी बिल्कुल फ्रीडम स्ट्रगल के फोर फ्रंट पर आ गए। खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, द कैलिफेट मूवमेंट, टू कीप द कैलिफेट कंटिन्यूइंग इन टर्की। टर्की में क्या हो रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा कंट्री को वेस्टर्न पावर्स ने कब्जा कर लिया था, उसको एसेंशियली डिवाइड एंड फ्रेगमेंट कर दिया। फिर जो टर्की का जो महान जनरल था मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क, उसने टर्किश इंडिपेंडेंस वॉर शुरू किया, और उसने जो कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन था, खिलाफा व्हाटएवर इट्स कॉल्ड इन अरबिक, जो भी टर्म है, उसको ही अनाउंस के वो अबॉलिश करना चाहता है उसको। जो टर्किश जो सुल्तान होता है वो कलीफ भी होता है, और होता था उस समय। सो द लास्ट कलीफ वाज अब्दुल हमीद। तो इवेंचुअली मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क ने उसको हटा दिया, और जो कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन है उसको अबॉलिश कर दिया। क्या होता है कैलिफेट?
द कैलिफेट जो है उसका जो टाइटुलर हेड है वो कलिफ है, एंड द कैलिफ इज द सुप्रीम रूलर ऑफ ऑल द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, राइट। तो जो ऑटोमन एम्परर जो होता था वो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड से कलीफ होता था सभी मुस्लिम लोगों का। तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस इंस्टीट्यूशन को अबॉलिश कर दिया। तो इसके विरोध में भारत में जो कुछ लोग थे मुस्लिम लोग, उन्होंने एक एजिटेशन शुरू किया। ये एक ऑब्सक्योर एजिटेशन था, लेकिन फॉर सम रीजन मिस्टर गांधी इसको सपोर्ट किया, तो फिर ये नेशन वाइड मूवमेंट हो गया और इस चीज़ को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला, एंड इट बिकेम अ होल सेपरेट पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ये खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट। अब हम खिलाफ ऐसा बोलेंगे हिंदी में, उर्दू में, तो इट लुक्स लाइक विरोध, राइट। हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके विरोध में हैं। तो सब लोग को ऐसा लगता था कि ये ब्रिटिश के विरोध में हम कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, इसको खिलाफत मूवमेंट कह रहे हैं। एक मिनट सर, मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि दोनों गांधी जी के और जिन्ना जी के इंटेंशंस और मोटिवेशंस क्या थे एज मेन, अकॉर्डिंग टू यू, जितनी भी हिस्ट्री आपने पढ़ी है, जितनी भी किताबें आपने पढ़ी है, इन दोनों के इंटेंशंस और मोटिवेशंस क्या थे? ये बड़ा डेंजरस प्रश्न पूछा है आपने मुझे। अगर आप जिन्ना के दो स्वरूप है मिस्टर जिन्ना के, एक है यंग जिन्ना, एक है लेटर जिन्ना। अगर यंग जिन्ना लेटर जिन्ना से मिलते तो बड़े दुखी होते। यंग जिन्ना वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद लेटर जिन्ना, ओल्डर जिन्ना, क्योंकि जो ओल्डर जिन्ना थे उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को बैकस्टैब कर दिया। जो ओरिजिनल उनका जो प्रिंसिपल था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड अ यूनिफाइड इंडिया, एंड ही वर्कड फॉर दैट फॉर डेकेड्स, फॉर मेनी, बहुत वर्षों तक उन्होंने इसके लिए काम किया था, एज अ बैरिस्टर, एज अ लॉयर, एज अ कांग्रेस पार्टी मेंबर, एज अ फ्रीडम फाइटर। लेकिन गांधी जी के इमरजेंस के बाद वो मार्जिनलाइज हो गए और फिर उन्होंने पूरा अपना पॉलिटिकल यूटर्न किया एंड ही बिकेम अ सेपरेटिस्ट। तो जिन्ना के ओरिजिनल इंटेंशंस अच्छे थे, लेकिन फिर वो उनका जो ये सब हाल हुआ तो ही बिकेम एन अपॉर्चुनिस्ट एंड ही बिकेम एन एंटी नेशनल, एसेंशियली अपने ही देश के विरुद्ध खिलाफ वो खड़ा हो गया, यानी कि इंडिया नहीं, भारतवर्ष, भारतवर्ष के खिलाफ। मिस्टर गांधी बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है। ही वॉज बॉर्न इन टू प्रॉस्पेरिटी। उनके जो पिताजी थे वो दीवान थे एक जामनगर स्टेट के, शायद, नॉट श्योर, आई थिंक वन ऑफ दोज प्रिंसली स्टेट्स इन सौराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न गुजरात। तो उनके पिताजी बड़े पावरफुल थे और बड़े वेल्दी थे। दैट इज सम बैकग्राउंड अबाउट हिम। फिर वो इंग्लैंड चले गए और फिर वो साउथ अफ्रीका गए, एंड एसेंशियली उन्होंने 25 वर्ष साउथ अफ्रीका में डेमोन्स्ट्रेट किया कि आई एम वर्दी एंड कैपेबल ऑफ सर्विंग द ब्रिटिश एम्पायर। मैं अनफॉर्चुनेटली ये कह रहा हूँ कि ही वॉज अ ब्रिटिश एजेंट। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत लोग इससे दुखी होंगे, बट दैट इज माई असेसमेंट ऑफ मिस्टर गांधी। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल के हिस्ट्री बुक्स की वजह से हमें गांधी जी के बारे में और जिन्ना जी के बारे में पता चलता है, दोनों इंडिया और पाकिस्तान में। इंडियन हिस्ट्री बुक्स में जिन्ना साहब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया, नहीं, बहुत कम लिखा गया, बहुत कम। एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान के हिस्ट्री बुक्स में गांधी जी के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा गया। एक्चुअली मैंने देखा है कि अगर आप पाकिस्तानी हिस्टोरियंस को देखेंगे या पॉलिटिशियंस को देखेंगे, दे डोंट हेट मिस्टर गांधी। ये बड़ी अजीब चीज़ है कि जिन्ना और गांधी अलग अलग कैंप्स में थे, बट द पाकिस्तानीज ओवरऑल ये गांधी जी से घृणा नहीं करते हैं। ये बड़ी अजीब चीज देखी है मैंने। इसका कारण क्या हो सकता है, आई वंडर। ये भी कोई अजीब, आप देख लीजिए कभी भी किसी पैनल डिस्कशन में, तो अगर कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट है वो कभी बुरा नहीं बोलेंगे मिस्टर गांधी के बारे में। एक साइड नोट मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे दुबई ट्रिप में और लाइफ में जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन मिले, बहुत प्योर होते, बहुत वार्म होते, एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं यूएस में रहा हूँ, वहां पे भी मुझे बहुत पाकिस्तानी मिले, नेवर एनी बैड एक्सपीरियंस। एज इंडिविजुअल्स हम एक ही लोग हैं, हमारा डीएनए एक ही है, बस कुछ चीजें अलग है। वो पॉलिटिकल क्लास ने एक्सप्लोर की है उन चीजों को, डिवाइड एंड रूल के थ्रू और डेफिनेटली टेक्स्ट बुक्स के थ्रू। जो चीजें आप स्कूल में सीखते हो, आई स्ट्रांगली फील कि वो सच नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको सच जानना है, आपको दोनों साइड से चीज़ों को देखना चाहिए। किसी भी इंसान को वाइट वॉश मत कीजिए, ये मत मानिए कि ये इंसान ना बिल्कुल संत है। जो इंसान सच में संत होते हैं वो मंक बन जाते हैं, वो फ़कीर बन जाते हैं, दे रिनाउंस द वर्ल्ड। वो इंसान सच में वाइट वॉश्ड होते हैं। पर जो भी इंसान पब्लिक आई में होते हैं, जो भी इंसान मीडिया में होते हैं, इन एनी फॉर्म, हमेशा ग्रे होते हैं। कुछ चीज़ें छिपाई जाती है पब्लिक से। और
इन्हीं सच्चाइयों के बारे में आप सिर्फ पॉडकास्ट के थ्रू जान सकते हो, क्योंकि इन चीज़ों पर मूवीज़ नहीं बनेगी, ये चीज़ें आपको न्यूज़ पर नहीं दिखाई देगी। पर अगर आप हिस्टोरियंस के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी वेल रेड इंसान के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तब आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो मैं आपको दोनों साइड्स के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, ग्रे चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगा सर। हमारी हिस्ट्री बुक्स हमें डेफिनेटली झूठ कहती हैं, तो आपके अकॉर्डिंग अभी सच के बारे में बताइए, फिर क्या हुआ 1920s में, क्या होने लगा? तो 1920s में बहुत सारे ये रिलीजियस फ्रैगमेंटेशन हुआ, पोलराइजेशन हुआ धीरे धीरे, मोपला जेनोसाइड हुआ साउथ इंडिया में, मलबार में, केरला में, और बहुत सारे अलग चीज़ें हुई ऐसी विच वर ऑल पोलराइजिंग। और ये सब इट केम टू अ हेड इन द 1930s जब पाकिस्तान मूवमेंट का ऑफिशियल ये नारा लगने लगा भारत के अंदर। और मिस्टर गांधी हमेशा कहता था कि पार्टीशन को मैं नहीं होने दूंगा, ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी। लेकिन शब्दों से क्या होता है, आप कुछ एक्शन तो लीजिए। कुछ किया उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने इसको स्टॉप करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर व्यूअर्स को दुख होता है मैं जो कहता हूँ उसे, मैं कहूँगा कि सारा का सारा मिस्टर गांधी का राइटिंग्स ऑनलाइन अवेलेबल है। एवरीथिंग, सब कुछ ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। आप स्वयं पढ़ लीजिए, आपको जो मिस्टर गांधी के जो व्यूज़ थे और उनके जो ओपिनियंस थे, उनके राइटिंग्स सबके सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट में उपलब्ध है। तो ब्रिटिश लोग ने इन सब अलग अलग फैक्शंस को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा किया, और फिर जब ज़रूरत पड़ती थी तब कांग्रेस पार्टी के जो मेन लीडर्स थे उनको एक वेकेशन पे भेजते थे इन जेल्स, 5-स्टार जेल्स, और फिर सिचुएशन को थोड़ा डिटीरियोरेट होने देते थे, कम्युनल राइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सब चल रहा था, एंड देयर वाज अ डेफिनेट पुश टुवर्ड्स द पाकिस्तान मूवमेंट। अभी वेस्टर्न इंडिया में, पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में, पश्तूनिस्तान जैसे कहते हैं, वहाँ पर एक और मूवमेंट चल रही थी, खुदाई खिदमतगार। उनके जो लीडर थे वो खान अब्दुल गफार खान थे। ही वॉज अ गांधीयन। वो दिल से मिस्टर गांधी की फिलॉसफी को मानते थे। वो सोचते थे कि हमें नॉन वायलेंट होना है और हम कभी भी भारत का बंटवारा नहीं होने देंगे। तो मिस्टर खान अब्दुल गफार खान वॉज अ ट्रू पेट्रियट। उन्होंने पश्तून लोगों को मोबिलाइज किया। पश्तून को आज हम किस रूप में देखते हैं? तालिबान, मुजाहिदीन। मिस्टर खान अब्दुल गफार खान ने पश्तूनों को एज अ पीसफुल नॉन वायलेंट ग्रुप के तरह मोबिलाइज किया, और उन्होंने सत्याग्रह किए इस रीजन में। और ही अलाइड विद मिस्टर गांधी, नॉट विद मिस्टर जिन्ना, क्योंकि मिस्टर खान अब्दुल गफार खान एक यूनिफाइड भारत चाहते थे। पॉसिबली भारत अफगानिस्तान का भी यूनिटी चाहते थे वो, क्योंकि वो एक्चुअली अफगान थे, पश्तून थे। लेकिन इवेंचुअली उनका बिट्रेयल हो गया। ही वांटेड यूनिफाइड इंडिया, लेकिन एट द लास्ट मिनट पार्टीशन का ग्रीन लाइट मिल गया फ्रॉम मिस्टर गांधी, फ्रॉम मिस्टर नेहरू, फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। और श्री गफार खान का लास्ट सेंटेंस था टू मिस्टर गांधी दैट यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स। क्योंकि फिर उनके जो पश्तून लोग थे, दे बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका टेरिटरी बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड मिस्टर गफार खान, ही स्पेंट द मेजॉरिटी ऑफ हिज लास्ट ईयर्स इन हाउस अरेस्ट इन पाकिस्तानी टेरिटरी। और जब उनकी मृत्यु हुई तब उनको दफनाया गया अफगानिस्तान में, आई थिंक जलालाबाद में। So he was a man who spanned 3 countries, Afghanistan, Pakistan और भारत. He was a true Indian and a true nationalist, true patriot. तो मिस्टर जिन्ना, उनके objectives और principles बहुत अच्छे थे शुरुआत में, लेकिन फिर उन्होंने यू टर्न कर दिया and he became a traitor to his own country. फिर एक इंटरेस्टिंग एपिसोड आता है 1946 में। अभी 1946 में क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया था, और बहुत सारे भारतीय सोल्जर्स ने यूरोप में, अफ्रीका में, अलग अलग जगहों में ब्रिटेन के लिए इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। बहुत भारतीय लोग मर गए, सोल्जर्स। लेकिन सबसे ब्रेव, सबसे शूरवीर भारतीय सोल्जर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा फाइटिंग एलाइज की तरफ से भारतीय सोल्जर्स ने किया था। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडियन सोल्जर्स की एलाइज जीत सके थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद ये पूरा जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी था, उसके सारे सोल्जर्स को वापस भारत भेजा, और धीरे धीरे उनको डीमोबिलाइज करना था। तो नाउ दे वर अनऑक्यूपाइड, वो फ्री थे, उनको कुछ ड्यूटीज नहीं थे उनके। तो क्या हुआ कि जो भारतीय नेवी थी, बहुत बड़ी नेवी थी,
कुछ 70-80 शिप्स थे उसके, वॉर शिप्स, बैटल शिप्स। ये सिंगापुर से लेकर पर्शियन गल्फ तक और हाँ इस पूरे रीजन में फैले हुए थे। अभी जो डीमोबिलाइज हो रहे थे सोल्जर्स बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे कहते थे, मुंबई नहीं कहते थे, तो जो सोल्जर्स डीमोबिलाइज हो रहे थे उनके अगेंस्ट जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया, बहुत रेसिज्म किया। तो इन सोल्जर्स ने रेबेलियन शुरू कर दिया, नेवल सोल्जर्स ने, नेवल सेलर्स ने, और उन्होंने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को कैप्चर कर लिया और ये सब न्यूज़ फैला दिया पूरे ब्रिटिश इंडियन नेवी में कि हम रिबेलियन कर रहे हैं। तो ओवरनाइट सारे के सारे शिप्स रिबेल हो गए और अचानक से द एंटायर ब्रिटिश इंडियन नेवी वाज अ रेबल फोर्स, पायरेट्स बन गए। और फिर क्या हुआ कि जो सिविलियंस थे बॉम्बे में, कराची में, विशाखापट्टनम में, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। दे स्टॉप्ड ओबेइंग द ब्रिटिश ऑर्डर्स। राइट्स हो गए बॉम्बे में और ब्रिटिश लोग ने पुलिस को बोला फायर करो, पुलिस ने फायर करने से मना किया। ये कब की बात है सर? 1946 ओके, अर्ली 1946 की बात है। फिर उनको आर्मी को लाना पड़ा और फिर सिविलियंस पर फायरिंग हुई मुंबई में, कराची में, विशाखापट्टनम में। आप किसी भी हिस्टोरियन के बुक्स में ये देखेंगे नहीं, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे। ओके, फिर और राइटिंग हुआ और प्रॉब्लम हो गया और पूरा का पूरा इंडियन नेवी रेबल विद्रोह कर चुका था। एक दो सिर्फ शिप्स थे जिनके कैप्टन अभी भी ब्रिटिश साइड पर थे। अब क्या हुआ कि जो इंडियन सेलर्स थे सारे शिप्स में, उन्होंने 3 झंडे लगाए। एक तो कांग्रेस पार्टी का झंडा था, एक मुस्लिम लीग का झंडा था और तीसरी मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। 3 झंडे लगाए। तो अब क्या हुआ कि भारतीय पॉलिटिकल क्लास डर गया कि 1946 से हमारे को एक आध वर्ष में सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मिलने वाली है। अगर ये लोग विद्रोह करेंगे और ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ये न्यूज़ पहुंच जाएगा तो आर्मी भी विद्रोह कर देगी एंड देन ब्रिटिश रूल इज ओवरनाइट। 24 घंटे में ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि द एंटायर बेसिस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज द मिलिट्री, जिसमें सब इंडियंस ही थे। जब तक मिलिट्री उनके कंट्रोल में थी तब तक इंडिया उनके कंट्रोल में था। अभी नेवी विद्रोह कर चुकी थी, ये बात आर्मी को मालूम पड़ गई तो खत्म। और फिर कांग्रेस पार्टी गई, मुस्लिम लीग गई, सब गए। इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस थ्रू फोर्स, नॉट थ्रू पॉलिटिक्स। तो और इस कहानी की वजह से ब्रिटिश एम्पायर बहुत कमजोर दिखता है, बहुत। शायद उनकी खुद की ब्रांडिंग के लिए ये हिस्ट्री बुक से निकाला गया, क्योंकि हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में जो हमें सिखाया जाता है कि हाँ इंडियन सोल्जर्स फॉट इन वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर हैड देयर ओन प्रॉब्लम और फिर इंडिपेंडेंस मिल गई। ये बहुत हिस्ट्री इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इन न्यूअंस। बहुत सारा वाइट वॉश कर दिया है। इस चैप्टर को बहुत वाइट वॉश करते हैं। इस चैप्टर को कहते क्या है? द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946। इसको म्यूटिनी कहते हैं या रिबेलियन कहते हैं, व्हाटएवर। तो क्या होता है कि अभी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स एसेंशियली मिस्टर गांधी डर गए, भाई ये तो नहीं होना चाहिए, हम तो वी बिलीव इन नॉन वायलेंस, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन इश्यू किया कि आप ये सब क्या कर रहे हो, यू कैन नॉट डू सच थिंग्स। मिस्टर जिन्ना ने भी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन इश्यू किया कि वी डू नॉट सपोर्ट दिस एट ऑल। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, उन्होंने सपोर्ट किया नेवल रेबेलियन को। फिर मिस्टर गांधी ने उनके जो हेंचमैन थे मिस्टर पटेल, सो मिस्टर गांधी यूज्ड मिस्टर पटेल एज द एनफोर्सर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम मिस्टर पटेल करते थे, सारा जो एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड ओबीडियंस मिस्टर पटेल करते थे। ही वाज द आयरन मैन एंड ही वाज मिस्टर गांधीज राइट हैंड मैन। तो मिस्टर गांधी ने मिस्टर पटेल को मुंबई भेजा इन सब विद्रोहियों से निगोशिएट करने के लिए। मिस्टर पटेल मुंबई आए, इन्होंने इनसे निगोशिएट किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी, आप अपने हथियार डाल दीजिए, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, यू विल बी गिवन ऑल योर राइट्स, फ्रीडम्स, एवरीथिंग। तो ये सब हताश हो गए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी हमें सपोर्ट नहीं कर रही, कांग्रेस भी नहीं कर रही, महात्मा जी भी नहीं कर रहे, श्री जिन्ना भी नहीं कर रहे। तो ये हताश हो गए, डीमोरलाइज हो गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। तो ये ब्रिटिश एम्पायर 1946 में बच गया। एज सून एज इन्होंने हथियार डाले, सबको कैदी कर दिया, सबका कोर्ट मार्शल हो गया, सबका पेंशन चला गया। आज उनका क्या हुआ है कुछ पता भी नहीं है। सो श्री पटेल ने जो उनको आश्वासन दिया था, प्रॉमिस दिया था, इमीडिएटली ब्रेक हो गया, इमीडिएटली।
और ब्रिटिश एम्पायर बच गया। फिर श्री जिन्ना ने उसी साल में कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे शुरू कर दिया। मतलब इट वाज अ होल स्केल मैसेकर ऑफ हिंदूज, देयर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग इट, इट वाज अ होल स्केल मैसेकर ऑफ हिंदूज इन कोलकाता। इसका पर्पस क्या था? टू प्रेसिपिटेट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तब तक गांधी जी बोल रहे थे नहीं हम नहीं करने देंगे, नहीं, हम नहीं चाहते। अब मिस्टर जिन्ना ने कहा कि अगर हमें पाकिस्तान नहीं देंगे तो हम सिविल वॉर करेंगे। और फिर गांधी जी ने ये सब देख के बोला कि हाँ ठीक है भाई, हो जाने दो पार्टीशन, पाकिस्तान हो जाने दो। सो दीज आर द रूट्स, द ओरिजिन्स ऑफ पार्टीशन। और ब्रिटिश भी ये चाहते थे कि एक यूनिफाइड भारत नहीं रहे। अगर आप ब्रिटिश एम्पायर को देखेंगे और उसका जो सक्सेसर स्टेट है अमेरिकन एम्पायर, ये हमेशा पार्टीशन करते हैं जहाँ से भी निकलते हैं। कोरिया में देखिए क्या हुआ, नॉर्थ साउथ। इंडिया में देखिए 3-4 टुकड़े हो गए। आयरलैंड को देखिए, एक आयरलैंड है और एक नॉर्दर्न आयरलैंड है। नॉर्दर्न आयरलैंड आज भी ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में है, इट इज अंडर ब्रिटिश मिलिट्री ऑक्यूपेशन। ये हर जगह ऐसा करते हैं। अफ्रीका में देखिए मैप, स्ट्रेट लाइन्स हर जगह। क्या है ये? दे डोंट रिस्पेक्ट एथनिक बाउंड्रीज, कुछ भी नहीं। सो ये हमेशा ऐसे टुकड़े करते हैं देशों के और कल्चर्स के। पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये तो सिख एम्पायर के समय का स्टोरी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं ये बता दीजिए। तो ये तुर्कों का रूल था भारत में, मुगलों का रूल था। फिर क्या हुआ कि मराठास ने भारत को लिबरेट किया, मराठा एम्पायर ने। उसके बाद मराठा एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट होने लगा 19th सेंचुरी में, राइट। अभी 1800s का जो फर्स्ट हाफ है, 1800 से 1850 का वो वाला हाफ, उसमें एक बहुत ही महान लीडर का इमर्जेंस हुआ, महाराजा रंजीत सिंह जी। ये सिख रूलर थे। उसके पहले बहुत सारे सिख मिसलें थी, अलग अलग फ्यूडल स्टेट्स थे। फ्यूडल स्टेट्स नहीं, लेकिन यू कुड से वॉरियर स्टेट्स सिखों के। वो 18th सेंचुरी में थे। तो 19th सेंचुरी में महाराजा रंजीत सिंह का आगमन हुआ, उनका राइज हुआ। उन्होंने एक बड़ा किंगडम स्थापित किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसको एम्पायर भी कहते हैं, सिख एम्पायर। इतना बड़ा नहीं था लेकिन बहुत पावरफुल था। इन्होंने क्या किया कि अफगान जो थे, जिन्होंने कश्मीर में और पंजाब में सदियों तक एट्रोसिटीज की थी, उनको पनिश करने के लिए अफगानिस्तान को इन्वेड किया। अफगान टेरिटरी को सिख एम्पायर में इनकॉर्पोरेट कर दिया और उन्होंने एक पूरी बड़ी बाउंड्री बना दी, राइट, बिटवीन सिख एम्पायर एंड द अफगान एम्पायर, दुरानी एम्पायर। फिर महाराजा रंजीत सिंह का जो देहांत हुआ 1839 के आसपास, रफली, दर्शक चेक कर सकते हैं। उनका देहांत होने के बाद इमीडिएटली उनका एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया 10 वर्षों के अंदर। और ब्रिटिश एंग्लो सिख वॉर हुए थे। इवेंचुअली द ब्रिटिश प्रिवेल्ड। तो उन्होंने फिर जो सिख महाराजा रंजीत सिंह का जो एम्पायर था, जिसका बाउंड्री था विथ द दुरानी एम्पायर, उसको इंडिया और अफगानिस्तान का बाउंड्री बना दिया। बट उसमें बहुत सारा पश्तून टेरिटरी था जो महाराजा रंजीत सिंह ने जीता था एज अ पनिशमेंट अगेंस्ट द अफगान्स फॉर देयर एट्रोसिटीज। तो ये ड्यूरांड लाइन बन गया इवेंचुअली, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बाउंड्री है आज। उस समय भारत और अफगानिस्तान का बाउंड्री था। सो इट इनकॉर्पोरेटेड अ लॉट ऑफ पश्तून टेरिटरी। तो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो ये है। ये ड्यूरांड लाइन को अफगानिस्तान वाले लोग और पश्तून लोग मानते नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो पश्तूनिस्तान हिस्सा है वो भी अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। सो दैट इज द रूट ऑफ द टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बहुत ही सीरियस टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। वहाँ पीस नहीं होने वाला है अनफॉर्चुनेटली अगले 5-10 सालों में। हाँ, और बढ़ेगा अनफॉर्चुनेटली, ये चलेगा। अभी पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो आप देखिए क्या है, इट इज गेटिंग वर्स आज के डेट में 2022 में। एनीवे, मैं बहुत आगे आ गया। तो ये सब हिस्ट्री है। ये सब ब्रिटिश लोग ने इधर उधर सब किया है। उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी किया है। तो अभी ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश एम्पायर था जो यहाँ से जा रहा था 1947 में, ये बाल बच गए कि इंडियन नेवल रिबेलियन फेल हो गया। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने साथ में मिलकर इस रिबेलियन को फेल करवाया। फिर एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, पार्टीशन हुआ। पार्टीशन क्यों हुआ? क्योंकि ये अभी भी कुछ इन्फ्लुएंस रिटेन करना चाहते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बाजू में ही इतना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, राइट, और ये पूरा गल्फ रीजन एंड द अरेबियन पेनिनसुला।
तो उसके पास दे वांटेड अ कंट्री और अ स्टेट विच इज अलाइड विद देम. अब अगर भारत को आप छोड़ के जाओगे तो भारत तो 200 वर्ष तक उनके कदमों के नीचे था. भारत उनके लिए पॉजिटिवली प्रीडिस्पोज नहीं होगा. तो उन्होंने भारत को तोड़ा और जिस कंट्री को उन्होंने क्रिएट किया इट विल डेफिनेटली बी पॉजिटिवली इंक्लाइंड टुवर्ड्स ब्रिटेन एंड द वेस्ट. तो पाकिस्तान को इसलिए उन्होंने क्रिएट किया. और कश्मीर डिस्प्यूट भी उन्होंने इसलिए ओपन किया ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे भारत और पाकिस्तान के बीच में. तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू रिटेन सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द सबकॉन्टिनेंट एंड इन द गल्फ रीजन. मतलब ये एक्चुअली इस कहानी में विलन सिर्फ ब्रिटिश नहीं है, पूरा वेस्टर्न फ्रंट है. उस समय ब्रिटिश ही थे. ओके. उस समय ब्रिटिश मेन प्रिंसिपल एक्टर्स थे. बट जो आप कह रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका बिकेम द वर्ल्ड सुपर पावर. हाँ, वो ब्रिटेन के टूटने के बाद जो उन्होंने भारत को छोड़ दिया, उसके बाद एसेंशियली उन्होंने 1945 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर एंड हुआ और ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट एक पूरा रीफ्रेमिंग रीशेपिंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर हुआ इन द यूएस, ब्रेटन वुड्स होटल में. तो उसमें ये एसेंशियली हैंड ओवर ऑफ पावर हुआ फ्रॉम लंदन टू वॉशिंगटन. लेकिन उस समय भी 1947 में भी प्राइमरी पावर सबकॉन्टिनेंट में और गल्फ में उस समय भी ब्रिटेन था. बट दे स्लोली हैंडेड इट ओवर विद इन अ डेकेड ओवरऑल टू द यूएस. कोल्ड वॉर के समय की बात है. तो ब्रिटिश की इंटेंशन क्या थी तब? उनके दिलों में क्या था? उनके दिलों में भारत को तोड़ना था. दे हेटेड इंडिया. और किसी भी देश को आपने 200 वर्ष तक प्लंडर किया है, आप उसको छोड़ के जाएंगे तो ये फिर से बढ़ेंगे और ताकतवर होंगे. तो किसी दिन आपको वापस उसका रिवेंज तो फेस करना पड़ेगा. उससे अच्छा आप तोड़ दो देश को और एक दूसरे से लड़वाओ. सो ऐसा करने से आपके लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट चलेंगे. जैसे उन्होंने अफ्रीका में किया. उन्होंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है. अलग अलग जगह पर आप किसी एथनिक ग्रुप का जो टेरिटरी है उसको काट दो और उसको मिक्स करो दूसरे एथनिक ग्रुप की टेरिटरी से. सो आपका एक ये स्क्वायर देश बना अफ्रीका में, उसमें 3 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स है जो ट्रेडिशनली साथ में नहीं रहते. अब आप उनको फोर्सिबली साथ में डाल दिया है तो सिविल वॉर होगी. देन यू कैन कीप प्लंडरिंग. मतलब आपस में लड़ते रहेंगे. हाँ, आज भी अफ्रीका कॉलोनाइज्ड है. आज भी कॉलोनाइजेशन चल रहा है एक्टिवली. हमें दिखता नहीं है. हम कहते हैं वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट से और प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर से, ये सब सिर्फ आई वॉश है, दिखावा है. एक्चुअल पावर्स, यूरोपियन पावर्स आज भी है अफ्रीका में. तो ये अगर आप ऐसे सिविल वॉर्स करवाते रहेंगे तो ये सब आपका उधर इन्फ्लुएंस रहेगा हमेशा एज अ मीडिएटर, एज द बेनेवोलेंट फॉरेन पावर. ये बहुत पुराने जियोपॉलिटिकल ट्रिक्स है फ्रॉम द ओल्ड प्लेबुक. तो भारत में भी उन्होंने ये किया है. तो भारत का बंटवारा अलग अलग देशों में कर दिया. श्रीलंका अलग हो गई. अगर हम चाहते, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती तो हम ये नहीं होने देते. अगर फॉर एग्जाम्पल श्री सुभाष चंद्र बोस प्रिवेल करते तो बहुत ही अलग सिचुएशन होता भारत में. पाकिस्तान और भारत का कभी बंटवारा होता ही नहीं. अभी क्या हुआ था कि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसमें हिंदू सोल्जर्स थे, सिख सोल्जर्स थे, मुस्लिम सोल्जर्स भी थे. दे फॉट टुगेदर, दे ब्लेड टुगेदर, दे डाइड टुगेदर एंड दे ऑल रिकॉग्नाइज सुभाष चंद्र बोस एज देयर लीडर. उन सुभाष चंद्र बोस के लिए जीने और मरने के लिए तैयार थे एनी टाइम, हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी और सिख भी. अभी वही सेम सोल्जर्स, सुभाष चंद्र बोस का डिसअपीयरेंस हो गया, आईएनए को डिसबैंड कर दिया, फिर वही सोल्जर्स जो मुस्लिम सोल्जर्स थे उसमें बहुत सारे, वो पाकिस्तान चले गए. इसका मतलब क्या है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता, भारतीय लीडर, तो फिर वो भारत को अलीजेंस जरूर देते. लेकिन मिस्टर नेहरू जैसा कोई लीडर आ गया जो अनफॉर्चुनेटली इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, तो ये जो मुस्लिम सोल्जर्स थे उनके जैसे लीडर को एक्सेप्ट करना चाहते नहीं थे. उससे अच्छा वो चाहते थे कि अलग उनका देश बन जाए. तो इसका मतलब ये है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीतते ये वॉर तो भारत का बंटवारा कभी भी नहीं होता, गारंटीड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार गए और वो डिसअपीयर हो गए. उसकी पूरी अलग कहानी है. राइट. क्या लगता है सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ सर, अकॉर्डिंग टू यू? वो जो कंस्पिरेसी थियरीज हैं, वो एक नाम भूल गए, समथिंग बाबा, गुमनामी बाबा. हाँ, गुमनामी बाबा वाली कंस्पिरेसी थियरी. प्लेन क्रैश तो हुआ ही नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है. फॉर्मोसा, आज ताइवान कहते हैं उसे, अगर आप वहाँ जाएंगे वो एयरपोर्ट में भी अभी भी है, वहाँ पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि वहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था. राइट. पहली बात तो ये है. और सारी की सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये दिखाती है कि मिस्टर बोस वाज अलाइव आफ्टर दैट. और
भारत में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है बहुत स्ट्रांग है कि गुमनामी बाबा वही थे, सुभाष चंद्र बोस, और उनका देहांत 1985 में हुआ। सो बहुत सारे पीसेस ऑफ एविडेंस है, उनके राइटिंग्स है, उनके चश्मे है, बहुत कुछ और है। उन्होंने पब्लिक आई में कुछ नहीं। किया क्यों नहीं? बिकॉज उनका पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं था। बहुत सारे पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक्सिस पावर्स के साथ अलायंस किया था विद जापान एंड ऑल्सो विथ नाजी जर्मनी। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। ये उस समय किसी को पता नहीं था कि हिटलर क्या कर रहा था विद द जूज एंड द रोमानी पीपल, किसी को पता नहीं था। उस समय यही पता था कि हिटलर वाज फाइटिंग द यूके, तो भाई क्यों नहीं, व्हाई नॉट अलाइ विद हिम। तो मिस्टर बोस ने हिटलर के साथ अलायंस किया, फिर वहां से जापान गए, उनके साथ अलायंस किया, वहां से उन्होंने पूरी सेना को रेज किया एंड सो ऑन। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में उनके जो अलाइज थे वो हार गए, और फिर जो ब्रिटिश थे और मिस्टर नेहरू और बाकी जो लोग थे, उन्होंने मिस्टर बोस को एज अ वॉर क्रिमिनल पेंट किया। और अगर वॉर क्रिमिनल वापस आता है बाहर पब्लिक आई में तो उसको हैंग करेंगे, बिकॉज न्यूरनबर्ग ट्रायल्स में बहुत सारे नाजी लीडरशिप को हैंग किया, टोक्यो में भी ये सब हुआ, हिदेकी तोजो को हैंग किया। देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि सुभाष चंद्र बोस को भी हैंग करते इफ ही हैड कम आउट इन द पब्लिक। सो इट इज पॉसिबल कि ऐसा कोई अग्रीमेंट था या अंडरस्टैंडिंग था कि ही विल नेवर कम आउट इन पब्लिक। एंड सो देर आर मल्टीपल रीजंस, पॉसिबल रीजंस। अभी भी 100% प्रूफ नहीं है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन 95% प्रूफ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो हमें बताता है कि वही थे। सर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पूछना चाहूँगा। हाँ, क्या हुआ पार्टीशन के बाद जब वो पाकिस्तान चले गए? तो श्री जिन्ना को अपना देश मिल गया, वो पाकिस्तान चले गए, और उस समय उनको ऑलरेडी ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था, काफ़ी एडवांस स्टेज में थे टीबी के। तो ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक, पाकिस्तान के वजीर आजम, और एक आध वर्ष के अंदर ही आई थिंक उनका देहांत हो गया मिस्टर जिन्ना का। और क्यूरियस बात यह है कि आज भी मिस्टर जिन्ना का फैमिली अवेलेबल, आई मीन है उपलब्ध दुनिया में, उनके डिसेंडेंट्स आज भी जीवित है। उनमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। उनकी बेटी ना पाकिस्तानी नहीं बनी, उनकी जो बेटी थी उनका नाम था दीना, शायद दीना। सो शी वॉज काइंड इनफ टू अवर फादर कि वो इंडियन नहीं बनी, शी बिकेम अमेरिकन और कैनेडियन ऐसा कुछ। तो उसने कोई और सिटीजनशिप ले लिया। और मिस्टर जिन्ना के जो ग्रैंडसन है नस्ली वाडिया, वो भारतीय है। नस्ली वाडिया के जो बेटा है नेस वाडिया, वो भी भारतीय है। तो मिस्टर जिन्ना का जो भी सर्वाइविंग फैमिली है उनमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं बना। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ मिस्टर जिन्ना कि nobody bought, his own family did not buy into his vision and the country that he was given. ये बात है सर। तो मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ये सोचा था कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे, पर ये प्री इंडिपेंडेंस फेज को लेके ही बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है लोगों के, गलत फहमियाँ हैं लोगों के, एंड आई होप कि इस एपिसोड के थ्रू वो गलत फहमियाँ अभी थोड़े सॉल्व हो चुके हैं, या एटलीस्ट थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल चुका है। तो इस पॉडकास्ट के अंत में आप कुछ कहना चाहोगे प्री इंडिपेंडेंस भारत, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस पाकिस्तान और प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के कहानी के बारे में जो लोगों को जानना चाहिए टू एंड दिस पर्टिकुलर एपिसोड? लोगों को यही जानना चाहिए कि हम एक ही लोग हुआ करते थे, हमारे ओरिजिन्स एक ही है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि जो हमारे जो मुसलमान हैं, हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं, वो इन्वेडर्स के डिसेंडेंट्स है। ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप जेनेटिक एविडेंस को देखेंगे तो दे आर द सेम एज अस। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग अपना जेनेटिक टेस्ट करवाता है, 23andMe ऐसा कुछ तो आता है, अलग अलग ऑनलाइन टेस्ट आप करवा सकते हो। सो जेनेटिकली हम एक ही लोग हैं, हमारा पास्ट वही एक ही है, हमारे पूर्वज भी सेम है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री आज हम अलग अलग बट गए हैं। लेकिन वी नीड टू फाइंड अ वे टू लिव, टू गो फॉरवर्ड टुगेदर, यही कहूँगा मैं। सर दोनों इंडिया और पाकिस्तान के फ्रीडम हिस्ट्री में या फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में शायद सबसे दो इम्पॉर्टेंट इंसान महात्मा गांधी जी थे और मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। सर तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों की लेगेसी क्या है इंडिपेंडेंस के बाद? मतलब इसी एपिसोड में मैंने आपको उनके इंटेंशंस के बारे में पूछा, तो उसी सवाल का एक एक्सटेंशन सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है उनकी लेगेसी क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के नोट्स पर
जिन्ना साहब के फोटोज छपते हैं, इंडिया के नोट्स पर महात्मा गांधी के फोटोज छपते हैं, बट समवे ब्रिटिशर्स का भी हाथ रहा है इन चीज़ों में कि इतिहास इन दोनों इंसान को कैसे याद रखेगा और स्कूल्स में इन दोनों इंसानों के बारे में क्या सिखाया जाएगा, लोगों के दिलों में इन दोनों इंसानों को लेकर क्या राय होगी। पर आपके अकॉर्डिंग एज अ न्यूट्रल हिस्टोरियन, मतलब आप बस ऑब्जेक्टिवली इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो कॉन्स्टेंटली, आप क्या कहना चाहोगे? अगर हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें और सोचे कि आज से 100 साल बाद अगर कोई हिस्टोरियन या हिस्टोरियंस इस चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को एग्जामिन करेंगे तो उनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा। आज हमारा काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट आज भी है, हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो इमोशनली सोचते हैं। आई फील कि यंगर जनरेशन का थोड़ा कम है, अच्छी बात है। आई थिंक कि मिस्टर जिन्ना का लेगेसी पहले देखते हैं। मिस्टर जिन्ना ने एक कंट्री को जन्म दिया, वी कैन से, वो आज एक फेल्ड स्टेट है अनफॉर्चुनेटली। आज वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, आर्मी रूल है, ISI रूल है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है और उनके स्वयं के जो फैमिली वो वहाँ नहीं रहा। सो मिस्टर जिन्ना का लेगेसी यही है, ही क्रिएटेड अ फेल्ड स्टेट विच इज़ रन बाय अ ग्रुप ऑफ जनरल्स और कुछ नहीं। वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, ये सब हो, इट विल बी, पता नहीं क्या टर्म यूज़ करते थे, लाइक यूटोपिया, राइट? यूटोपिया तो बना नहीं, इट बिकेम द ऑपोजिट ऑफ यूटोपिया, इट हैज़ बिकम अ हेल फॉर द पीपल। आई थिंक हमारे पाकिस्तानी दर्शक भी ये जानेंगे, आई मीन एक्सेप्ट करेंगे कि उनके देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। इट इज़ इन अ बैड कंडीशन, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप मिस्टर गांधी का लेगेसी देखेंगे तो उनका लेगेसी एसेंशियली है मिस्टर नेहरू एंड हिज रूल और एंड हिज पार्टी रूल। सो मिस्टर गांधी ने अनडेमोक्रेटिकली मिस्टर नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनवाया था। जब प्राइम मिनिस्टर का चॉइस करने वाले थे, देयर वाज अ डेमोक्रेटिक वोट इन द कांग्रेस पार्टी और ओवरवेलमिंगली सबने वोट किया था मिस्टर पटेल के लिए और मिस्टर नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। लेकिन मिस्टर गांधी ने ऐसा कहा कि मैं फास्टिंग करूंगा, फास्ट अंटिल डेथ, तो आप एक्सेप्ट कीजिए मिस्टर नेहरू को। फिर मिस्टर पटेल ने भी कहा कि मैं मिस्टर नेहरू को एक्सेप्ट करता हूँ, एंड दैट्स हाउ दिस एंटायर थिंग हैपेंड। क्यों, लॉजिक क्या था? आई थिंक द ब्रिटिश लाइक मिस्टर नेहरू मोर देन मिस्टर पटेल। मिस्टर पटेल डेफिनेटली मिस्टर गांधी के राइट हैंड मैन थे, लेकिन ही वॉज मच मोर नेशनलिस्टिक एंड पेट्रियोटिक, और वो एक रियलिस्टिक व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे भारत को यूनिफाई तो किया, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को इनकॉर्पोरेट किया बाय हुक और बाय क्रुक इनटू द इंडियन यूनियन। सो ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे और बहुत पेट्रियोटिक तो थे ही। मिस्टर नेहरू, मैं नहीं कहूँगा कि नॉट पेट्रियोटिक नहीं थे, लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। पर उनके पीपल स्किल्स बहुत बढ़िया थे शायद। सबके कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। मैं उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि शायद इसकी वजह से द ब्रिटिश लाइक्ड हिम मोर। Possibly. So it looks like Mr. Nehru was the preferred person for the British. तो मिस्टर गांधी ने ये करवा दिया और फिर उसका लेगेसी है द decades of stagnation in India. इतना जो भारत इतना टूटा हुआ कंट्री था, when you are at such a low point you can rise very fast. लेकिन ये नहीं हुआ। जैसे साउथ कोरिया में हुआ। एग्जैक्टली। तो भारत बहुत वर्षों तक पुअर ही रहा। 1990s में हमको फोर्सिबली लिबरलाइजेशन करना पड़ा क्योंकि हम बैंकरप्ट हो गए थे। तब से हमारा इकोनॉमिक ग्राफ अलग डायरेक्शन में गया है, लेकिन उसके भी अलग प्रॉब्लम्स आए हैं। सो बोथ ऑफ दीज लेगेसीज आर नेगेटिव। अगर हम कंपेयर करेंगे तो मिस्टर जिन्ना की लेगेसी ज़्यादा नेगेटिव है क्योंकि उनका कंट्री अनफॉर्चुनेटली फेल्ड स्टेट के ब्रिंक पर पहुंच गया है। इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स, बाय द आर्मी। बलोचिस्तान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। यू कैन सी द न्यूज़ एवरी डे। पश्तूनिस्तान में बहुत ही ये सेंटिमेंट है कि हम अलग हो जाए पाकिस्तान से। सिंध में बहुत वर्षों से, डेकेड से है GA सिंध मूवमेंट। तो एक्चुअल जो पाकिस्तान है वो पंजाबिस्तान है। कश्मीर भी उनका हिस्सा नहीं है। कश्मीर का थोड़ा पार्ट उन्होंने लिया है बिकॉज द ब्रिटिश अलाउड देम टू डू इट एंड मिस्टर नेहरू अलाउड दैट। तो पाकिस्तान एक्चुअली इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म टेनेबल स्टेट, और ये उनके नागरिकों के लिए बहुत ही दुख की बात है बिकॉज दे हैव डन नथिंग रॉन्ग, बट दैट्स हाउ इट इज। अभिजीत चावड़ा सर, थैंक यू फॉर वन मोर ब्रिलियंट एपिसोड ऑफ TRS हिंदी। मोस्ट वेलकम, थैंक यू, धन्यवाद।
तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को ये दोनों एपिसोड अच्छे नहीं लगेंगे, काफ़ी लोगों को ये दोनों एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेंगे। अकॉर्डिंग टू मी दीज वर सम ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स वी हैव डन विद सर। आई होप कि हर भारतीय तक, हर पाकिस्तानी तक ये दोनों एपिसोड्स पहुँचे हैं तो हम एक ही, और हमारे इतिहास की वजह से, इम्पीरियलिज्म की वजह से आज भी हमें इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है, दोनों देशों को कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है। आई फील कि कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन हमेशा सत्य से, यानी कि ट्रूथ से स्टार्ट होती है। एंड इन दोनों एपिसोड्स को रिलीज करने की वजह ये थी, ट्रूथ। हर किसी को ट्रूथ जानने की ज़रूरत होती है। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा तो पार्ट 2 इंडिया और पाकिस्तान के पोस्ट इंडिपेंडेंस, उनके प्रेजेंट और उनके फ्यूचर के बारे में है। वेट फॉर पार्ट 2, शेयर पार्ट 1, एंड आई होप कि आपको ये दोनों एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम रणवीर एंड द टीम। सी यू नेक्स्ट टाइम।